हमने रिसीव किया, लेट से ये 2000 का है, तो हम क्या पूछेंगे 2000 हमने बैंक में जमा कर दिया है, तो अब हमारे पास होना चाहिए 11,000। 2000 यहाँ से प्लस हो गया और 1000 यहाँ से माइनस हो गया। ये हमें रिकॉर्ड भी करनी है। सिचुएशन ऐसी बनती है कि जिसको हमने चेक दिया है वो बैंक में गया है प्रेजेंट करने के लिए, और जो चेक हमें मिला है जिसको हमने ऑलरेडी प्रेजेंट कर दिया है बैंक में क्लियरेंस के लिए, वो क्लियर हो गया है। बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया, सिग्नेचर मिसमैच हो गया, या जिसने दिया है उसके अकाउंट में पैसा नहीं है, कोई भी नहीं, तो क्या होगा ना तो ये 1000 रुपये हमारे अकाउंट में से कम होगा, ना ये 2000 रुपये हमारे अकाउंट में आएगा। बचेगा कितना हमारे पास, वही नहीं। सर अगर ऐसे भी चेक हमने इशू किया है किसी को, हमारे बैंक में पैसा नहीं है, तो वो हमारे ऊपर केस करने के लिए कर सकता है। 2-3 बार उसको प्रेजेंट करेगा, फिर उसके बाद अगर डिसऑनर हो जाता है तो पहले आपसे कांटेक्ट करेगा, रीज़न बताएगा कि इस रीज़न से चेक डिसऑनर हुआ है, आप बताइए आप इसका सोल्यूशन क्या निकालेंगे। आप उसको सोल्यूशन देंगे, सही सोल्यूशन में समझाए कि आप चेक ले जाएंगे, मैं आपको दूसरा दे देता हूँ, या मैं आपको कैश दे देता हूँ, या 5-10 दिन का टाइम दीजिए, अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं है, उसके बाद आप फिर से पैसे ले लीजिएगा। इस तरीके से अगर 2 से 3 बार भी उसका चेक डिसऑनर हो गया, 3 बार होने के बाद वो जाके केस कर सकते हैं। ये आपको चेक दिया था, ये डिसऑनर हो गया, 3 बार डिसऑनर हुआ है, आप मुझे कर सकते हैं। इसके लिए कोई वो होता है, कौन सा वो पनिशमेंट होता है, कौन सा पनिशमेंट होता है? पहली चीज़ तो वो अमाउंट आना पड़ेगा, उसके बाद इसको अगर पेनल्टी है, ये रूल के हिसाब से टाइम बाई टाइम चेंज होती रहती है। हो सकता है पिछले साल कुछ पनिशमेंट रही हो, इस साल कुछ और पनिशमेंट है, लेकिन पनिशमेंट है, जेल भी हो सकती है। हमने सुना था जेल हो सकती है। हाँ, जेल भी हो सकती है। अब इसमें 2 किस्म की बातें हैं। एक तो टाइम डिफरेंस, एक टाइम डिफरेंस और दूसरा कुछ टेक्निकल चीजें। टाइम डिफरेंस वही है कि हम आज की डेट में मान लीजिए हम मंथली स्टेटमेंट बनाते हैं, मंथली स्टेटमेंट बनाते हैं या ईयरली स्टेटमेंट बनाते हैं या 6 मंथली बनाते हैं, जो भी है। बनाने के बाद में जब हम अपना स्टेटमेंट या अपनी बैंक बुक, कैश बुक बैंक की पासबुक या स्टेटमेंट से मैच करते हैं तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। सपोज अगर हम मार्च में चल रहे हैं और 31 मार्च को अगर हमने कोई चीज़ डिपॉजिट किया है तो ज़रूरी नहीं है कि वो 31 मार्च को ही हमारे अकाउंट में पैसे आ जाए, हो सकता है कि वो 1 अप्रैल को हो सकता ही नहीं। लेकिन जब हम मार्च का स्टेटमेंट कैसे करेंगे तो हमारे इसमें शो करेगा, बैंक के स्टेटमेंट में शो नहीं करेगा। बैंक स्टेटमेंट में कब शो करेगा, अप्रैल में। इसी का मिलान करने के लिए बनाते हैं हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। कई बार ऐसा होता है कि बैंक हमारे बिहाफ में कुछ पेमेंट कर देता है, हमने आउटस्टैंडिंग ऑर्डर लगा के रखा हुआ है, स्टैंडिंग ऑर्डर, हमने स्टैंडिंग ऑर्डर लगा के रखा हुआ है कि आप हर महीने मेरे टेलीफोन का बिल पेमेंट करते रहो, या हर महीने मेरे घर का किराया पेमेंट करते रहो।
कुछ भी एक स्टैंडिंग ऑर्डर लगा के रखा हुआ है, या हर महीने मेरे क्रेडिट कार्ड पे जितना बिल आता है आप मेरे अकाउंट में से उसको काटते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़, बैंक के साथ हमारा एक एग्रीमेंट होता है, उसमें बैंक अपने चार्जेस के बारे में बताती है कि हम इस सर्विस का ये चार्ज लेते हैं। आजकल SMS सर्विस चल रही है, उसका कुछ क्वार्टरली चार्ज 20 रुपये, 17 रुपये, 15 रुपये, अलग अलग बैंकों में अलग अलग, किसी बैंक में नहीं है। दूसरा, आउट स्टेशन कलेक्शन है या पेमेंट है, उसका अलग से चार्ज है। अगर आपका बैलेंस बिलो द मिनिमम बैलेंस आ गया, जैसे किसी बैंक में होता है कि आपको कम से कम 5,000 रुपये रखना पड़ेगा, जैसे ही आपका 5,000 से नीचे बैलेंस होता है, 11,000 होता है, बैंक उस पर भी चार्जेस काट लेती है। तो ये सारे जो चार्जेस बैंक काटती है, ये हमको पता नहीं रहता है कब काट दिया। ये कब पता चलता है? जब ईयर एंड पे हमारे पास स्टेटमेंट आता है कि नहीं? जब स्टेटमेंट आता है तो बैंक के स्टेटमेंट में तो लिखा रहता है, लेकिन हमें पता ही नहीं है, इसलिए हम उसको लिखते नहीं हैं। यहाँ पे डिफरेंस बताता है, ठीक है। हम इसको जब दूर करने की कोशिश करते हैं तो कुछ इस तरीके से करते हैं। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे और ऐसा लिखेंगे, यहाँ पे पर्टिकुलर डालेंगे और यहाँ पे अमाउंट, चाहे तो 2 कॉलम बना सकते हैं, चाहे तो 1 कॉलम बना सकते हैं, चाहे तो डेबिट या क्रेडिट कार्ड या ऐड और प्लस माइनस का अलग अलग बना सकते हैं, ठीक है। चाहे तो एक ही कॉलम बना सकते हैं और प्लस माइनस करके चले जाएंगे। उसमें क्या होगा? आप पार्टी बैलेंस देंगे, ऑपरेटिंग बैलेंस देंगे और यहाँ पे अमाउंट का देंगे। अब जो ऐड करने वाला है उसको एक लाइन में लिख के चले जाएंगे, सारा ऐड हो जाए, यहाँ पे टोटल में देंगे, टोटल कर देंगे। फिर उसके बाद जो लेस करने वाला है सारा लाइन से लिख के चले जाएंगे, यहाँ पे टोटल करेंगे और फिर इस टोटल से ये टोटल को माइनस कर देंगे, तो ये आपका वही अमाउंट आ जाएगा जो आपके बैंक स्टेटमेंट में आया है। क्या क्या ऐड करते हैं और क्या क्या माइनस करते हैं? बैंक ने जो पैसा बिना बताए ले लिया है, बैंक चार्जेस, बिल पेमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी चीज़ें हैं जो बैंक ने बिना बताए हमने ले लिया है, उसको क्या करेंगे? कैंसिल से माइनस कर देंगे। जो हमने सेटल किया हुआ है जो हमने सेटल किया हुआ है लेकिन क्लियर नहीं है, बट नॉट क्लियर, उसको भी माइनस कर देंगे। उसी तरीके से हमने जो इशू किया हुआ है लेकिन सामने वाले ने सेटल नहीं किया है, उसको ध्यान देंगे। इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, ये हम ऐड कर देंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारी कुछ सिक्योरिटी या हमारी कुछ डिपॉजिट्स के ऊपर कुछ इंटरेस्ट आता है, वो हमें पता नहीं रहता। पता कब चलेगा जब हमारे पास स्टेटमेंट आएगा। जब हमारे पास स्टेटमेंट आता है और हमें पता चलता है कि कुछ इंटरेस्ट हमें मिला हुआ है, हम यहाँ पे ऐड कर देंगे इंटरेस्ट रिसीव डायरेक्टली बाई बैंक, ऐड करके चले जाएंगे। कुछ आइटम ऐड करने वाले होंगे ऐड कर देंगे, कुछ आइटम माइनस करने वाले होंगे माइनस कर देंगे, और लास्ट में जब सब का टोटल प्लस माइनस करेंगे तो जो हमारा बैलेंस आएगा ये हमारे बैंक पासबुक या स्टेटमेंट से मैच करेगा। इसी को बोलते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, इससे ज़्यादा ना तो इसमें कुछ है और ना ही आगे आपको आने वाले टाइम में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। हम आगे बढ़ेंगे। कल मैंने आपको बताया था जर्नल, लेजर
अब हम उसके आगे बढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस में। एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर नंबर 6 है ट्रायल बैलेंस। इसके अलावा इसमें बनाने में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ एरर्स आते हैं और फिर उसको ठीक किया जाता है, उनको रेक्टिफाई किया जाता है। ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। पहले ट्रायल बैलेंस समझ लेते होता क्या है। कल मैंने आपको एक लेजर बना के बताया था, आपने देखा लेजर बने हुए रहते हैं। लेट से स्टार्ट किए, दो पार्ट में रहते हैं, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड, और दोनों का अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, लिखा हुआ रहता है। उसके बाद ये चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। किसी एक पीरियड के बाद यूजुअली एंड ऑफ द ईयर, आमतौर पर क्या होता है एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर मतलब दिसंबर नहीं, एंड ऑफ द ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर की बात होगी। हम लोग कॉमर्स पढ़ रहे हैं, जब भी ईयर की बात होगी, फाइनेंशियल ईयर की बात होगी, जो कि अप्रैल से मार्च चलता है। एंड ऑफ द ईयर का मतलब है मार्च। आमतौर पे 31 मार्च को ट्रायल बैलेंस लोग बनाते हैं, या 31 मार्च की एंट्री करने के बाद बनाते हैं। 1 तारीख को बनाए, 5 तारीख को बनाए, 10 तारीख को बनाए, डजंट मैटर, लेकिन एंट्री 31 मार्च तक की पूरी होती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो अपनी ज़रूरत के हिसाब से मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या कुछ तो हर हफ्ते बनवाते हैं। ऑनर एक ऑर्डर पास कर देगा, भैया लाइए जरा किसका किसका क्या क्या बैलेंस है मुझे बताइए। क्या करना पड़ेगा? ट्रायल बैलेंस उठा के दे देना पड़ेगा। अब इसमें आती क्या चीज़ है? ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है